चलिए दोस्तों, अब आते हैं चैप्टर 2 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। चैप्टर 2 पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई चैप्टर हमने एंड किया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, ठीक है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टोटल मैंने 33 क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। हर एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस है। मैं कह देता हूँ आपको कि अभी तक का एक्सपीरियंस है कि जो भी क्वेश्चन अभी पूछे, सब क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में 33 क्वेश्चंस हर एस्पेक्ट्स पे लिए है। अगर आप देखोगे तो सेक्शन 7, 7.1 ए 7.1 सी बी 7.2 7.1 सब, और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वो भी मैंने कवर किया है। नेक्स्ट हमारे मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, आरटीपी क्वेश्चंस है, और बहुत सारे अदर क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने हैं और मैं इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कवर करूंगा। देन कुछ क्वेश्चंस आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए भी दूंगा। इनवॉइस वैल्यू कंसेप्ट वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा बेटा। चलो, ये तो डेफिनेशंस वगैरह हैं, डेफिनेशंस तो आप रीड कर सकते हो। ओके, मैं पहले ही कह रहा हूं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे यहाँ डिस्कस करेंगे। हम्म, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो। एक्सचेंज इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. Explain is with help of example. क्वेश्चन पूछा गया था आरटीपी में जून 2028 में। क्वेश्चन को समझ लो। वो कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि एक्सचेंज ये सप्लाई माना जाता है, एक्सचेंज ये सप्लाई माना जाता है, और वो एक्सचेंज जो सप्लाई माना जाता है, ओके, वो इफ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके, फॉर अ कंसिडरेशन। आपको 7.1 ए याद होगा, तो सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज भी उसमें आता है। तो उसका एक एग्जांपल देके बताओ। ओके, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो देखो, पहले एक्सचेंज का मतलब क्या, when two person mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing nor both things being a money only, the transaction is called as exchange. Exchange यानी you are transferring the ownership of one thing against the ownership of another things, that is called as exchange. Okay, exchange offer product like television, mobile phone, refrigerator, etc. Example उन्होंने दिया। ओके, और ये एग्जाम्पल मोबाइल का भी आप देख सकते हो। ओके, कि एक ट्रेडर है जो मोबाइल एक्सचेंज करवा रहा है, या कार का भी दे सकते हो। मिस्टर एक्स डीलर ऑफ कार, ही सेल न्यू कार of 80,25,000, agree to reduce 1,25,000 on surrendering old car. Mr. Y, who intend to buy new car worth rupees 8,25,000, agreed to exchange his old car with new car. Under GST law, it will be treated as Mr. Y was made a supply of old car to dealer Mr. X, and Mr. X has made a supply of new car, okay, for Y. If Mr. Y is a registered person, and he will be liable to pay GST on 125, and Mr. X is liable to pay on 825. मतलब क्या, अगर दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है और दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी पर्सनल कार नहीं है, वाई की पर्सनल कार नहीं है, दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, तो एक्स जो है नई कार दे रहा है और वाई भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके, ओल्ड कार दे रहा है, तो दोनों पे भी जीएसटी लगाया जाएगा। एक्स यहाँ पे 8,25,000 पे जीएसटी लगाएगा, और वाई जो है यहाँ पे ओल्ड कार की वैल्यू 1,25,000 पे जीएसटी लगाएगा, प्रोवाइडेड दैट बोथ आर रजिस्टर्ड। वो वाई की पर्सनल कार नहीं है। हाँ, उसकी अगर पर्सनल कार होती तो फिर वन साइड ही जीएसटी आता है, क्योंकि नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द वाइज एंगल। ओके, तो फिर एक्स पर ही जीएसटी आएगा। ये पॉइंट समझा क्या बेटा आपको? ये पॉइंट समझा होगा तो फटाफट वन टाइप कीजिएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल उन्होंने डिजाइन किया और वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, मुझे नहीं लगता रिपीट होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आरटीमी में था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, जहां तक कार की बात है,
तो कार के आईटीसी मिलेंगे क्या? अभी हम सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं, कार के आईटीसी मिलते हैं क्या? तो कार के आईटीसी अगर वो आपकी बिजनेस के लिए हो गए तो मिलता है। इसके डिटेल डिस्कशन हम आईटीसी चैप्टर में करेंगे। आईटीसी चैप्टर में कार का कब मिलता है कब नहीं मिलता है अंडर आईटीसी चैप्टर होगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? अभी हमारा क्वेश्चन है सप्लाई है कि नहीं है। तो हाँ वो सप्लाई है और दोनों एक में को जीएसटी लगाएंगे। चलिए यहां हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन। उसके बाद में थर्ड का तो आप कर पाओगे। ओके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लेंगे। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखो ये क्या कहता है। ठीक है यहाँ पे डिटरमाइन वेदर देयर इज अ कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन कंसिडरेशन पे है, इन द फॉलोइंग केसेस एंड आल्सो स्टेट वेदर जीएसटी इज चार्जेबल और नॉट। ठीक है तो अब क्वेश्चन कंसिडरेशन पे बेटा ओपन करो कंसिडरेशन की डेफिनेशन, जाओ बुक में, जाओ बुक में बेटा प्लीज। ओके एक्टिव रहना, बुक में जाओ। कंसिडरेशन मतलब मनी, अदरवाइज, एक्ट या फॉरबिडेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, ओके इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि सब्सिडी बाय गवर्नमेंट नहीं आएगा, डिपॉजिट्स नहीं आएगा। ठीक है तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। रिलायंस जियो ऑफर फ्री मोबाइल हैंडसेट ऑन पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट वर्थ ₹1500 विच इज फुल्ली रिफंडेबल। क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा क्या? रिलायंस ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल था, ओके डिपॉजिट लिया रिफंडेबल था और मोबाइल दिए, तो क्या जो डिपॉजिट मिला क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा? आंसर इज नो। आंसर आएगा ओके आंसर इज नो। अ सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन इन केस इज not applied by supplier towards mobile handset provided by it. Hence, GST will be not chargeable as no supply in the absence of consideration. Okay, अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसिडरेशन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एक्सक्लूडेड फॉर कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में मोबाइल हैंडसेट फ्री दिया है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके सेकेंड, ईशा अ कस्टमर purchase a gold necklace weighing 275 grams from PN Gadgil Jewelers showroom. In exchange, she sell her old gold article weighing 200 grams and pay differential amount in cash. यानी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है। अब देखो दोनों एंगल से देखना है, पहले तो पीएन गाडगिल, ओके पीएन गाडगिल, और दूसरा ट्रांजेक्शन डन बाय ईशा। पहली बात अगर हम बात करें पीएन गाडगिल की, जो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पीएन गाडगिल की बात करें तो पीएन गाडगिल यहाँ पे नेकलेस सेल कर रहा है 275 ग्राम्स का। तो वो जो नेकलेस सेल कर रहा है तो व्हाट इज द कंसिडरेशन? कंसिडरेशन फॉर पीएन गाडगिल इज ओल्ड ज्वेलरी। हाँ कंसिडरेशन फॉर पीएन गाडगिल इज ओल्ड ज्वेलरी एंड कैश, क्योंकि वो एक्सचेंज में दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यस दैट ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट फॉर ओके मनी एज वेल एज अदरवाइज, मनी भी है एज वेल एज अदरवाइज भी है, तो इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वो सप्लाई बोला जाएगा। क्लियर? सप्लाई बोला जाएगा एंड पीएन गाडगिल इज लायबल टू पे जीएसटी। लेकिन दूसरा जो है वेदर ईशा सोल्ड हर पर्सनल ज्वेलरी एक्सचेंज में, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नो, बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो देखो यहाँ दो ट्रांजेक्शन है, ए और बी। सेल ऑफ गोल्ड नेकलेस बाय ज्वेलर्स टू द कस्टमर, इट फॉल इन द एम्बिट ऑफ सप्लाई एज सेल ऑफ ज्वेलरी बाय ज्वेलर इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। कंसिडरेशन पेड बाय कस्टमर पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी। कंसिडरेशन पार्टली काइंड में है पार्टली मनी में है। समझ में आया क्या? और सेकंड, जीएसटी चार्ज ऑन वैल्यू डिटरमाइन एज पर जो भी ओपन मार्केट वैल्यू होगी, ओके जो रूल में दी गई है उसके हिसाब से जीएसटी आएगा। चलो ये तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर ओके यस जीएसटी आएगा, कंसिडरेशन इज देयर। वैल्यूएशन एज पर रूल होता है एक्सचेंज के केस में, तो जो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू रहेगी उसके ऊपर जीएसटी आएगा। जहां तक एक गुड सोल्ड बाय ओके ईशा, तो इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सप्लाई एज कस्टमर इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कस्टमर ने जो सेल किया नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पर्सनल ज्वेलरी है, हेंस जीएसटी इज नॉट चार्ज, उसके ऊपर नहीं आएगा। नाउ थर्ड, आरसी क्रिकेट एसोसिएशन चेन्नई गिफ्ट अ मोटर बाइक टू राहुल एज अ इंड्यूसमेंट टू ज्वाइन देयर क्रिकेट ओके क्लब। समझ लो राहुल द्रविड़ है
और उनको इंड्यूस किया गया टू ज्वाइन द क्रिकेट क्लब, जिसके लिए ओके बाइक फ्री दी गई। तो अगर ये बाइक फ्री दी गई ओके और इंड्यूस किया गया कि भाई आपका ब्रांड हमारे क्लब के साथ ज्वाइन करो, तो फिर वो बाइक फ्री नहीं मानी जाएगी। अ कंसिडरेशन ओके फॉर दैट बाइक इज प्रेजेंट देयर बिकॉज इट इज इंड्यूस, ओके तो कंसिडरेशन है वो फ्री नहीं माना जाएगा। यस, सप्लाई मोटर बाइक इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर टू ज्वाइन, ये इंड्यूसमेंट टू ज्वाइन है कि भाई मैं बाइक दे रहा हूं आप ज्वाइन करो, कंसिडरेशन इज देयर। एंड इंड्यूस किया गया कि आप मैं बाइक फ्री दे रहा हूं आप ज्वाइन करो, तो ये फ्री नहीं माना जाएगा, इंड्यूस किया गया, और इंड्यूस किया गया तो ये सप्लाई कंसिडरेशन में कवर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, XYZ Limited is a manufacturing fertilizer used for agriculture purpose. State government has given 30% subsidy on sale of such fertilizer. फर्टिलाइजर पे 30% सब्सिडी दी गई बॉस। तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बाय गवर्नमेंट दी गई है, तो सब्सिडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एंड नो जीएसटी इज पेबल ऑन सब्सिडी। नो जीएसटी इज पेबल ऑन सब्सिडी। और नेक्स्ट यहां पे ABC and company or trading concern has supplied a product X to Mr. Y at subsidized rate 30,000. Open market value is 45,000. Supplier of ABC and company has given a subsidy to the compensate for price difference. अब देखो, सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली तो ही एक्सक्लूड होगा। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिला, सप्लायर से मिला, किसी और से मिला, तो इट शुड बी एडेड इन द वैल्यू, वो वैल्यू में ऐड होगा, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट वुड बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। चलिए, अब आपका हो सकता है कि जो सेकंड वाला एग्जांपल था ज्वेलर्स के केस में, वहां मैंने लिखा है कि ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू एक रूल है ओके, जो आपको इंटर लेवल पे नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वो केस में कैश प्लस ओके ज्वेलर्स के लिए वैल्यू क्या होगी, तो ज्वेलर्स के लिए 200 ग्राम्स का ज्वेलरी, उसकी फेयर वैल्यू प्लस कैश, ये भी आप इंटर लेवल पे लिख सकते हो। फाइनल लेवल पे तो आपको एज पर रूल्स पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी होगी तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा। ओके, अगर आपको 4 समझ में आया होगा तो फटाफट 4 टाइप कीजिएगा। 4 समझ में आया होगा तो फटाफट 4 टाइप कीजिएगा। बेटा सब्सिडाइज रेट मतलब सब्सिडी काट कर रेट दिए गए। सब्सिडाइज रेट मतलब कि आप ये प्रोडक्ट सब्सिडाइज है मतलब क्या कि सब्सिडी डिडक्ट करके जो प्राइस होती है वो सब्सिडाइज प्राइस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो, ये क्वेश्चन सीए इंटर आरटीपी में 2020 में है। आरटीपी के सारे क्वेश्चंस ले लिए मैंने। क्वेश्चंस को केयरफुली समझना। अ टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल deity of Mr. Aman Goyal and his family is located in Peri, Haryana. The temple is run by charitable organization registered under section 12AA of Income Tax Act. एक टेम्पल था, एंसेस्ट्रल टेम्पल था, जिसमें मिस्टर अमन गोयल बहुत बिलीव करते थे। ओके, और वो टेम्पल रन कर रहा था बाय चैरिटेबल एंटिटी। द फैमिली हैज गॉट अनशेकेबल फेथ in their ancestral deity. Mr. Aman is a big entrepreneur having flourishing business of tile in Gurugram. अमन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिनका टाइलिंग का बिजनेस था गुरुग्राम में। Upon the birth of their first child, he donated 10 lakhs to the said temple for construction of a sitting hall in a temple. वह टेम्पल में एक सिटिंग हॉल बनाना था जिसके लिए उसने 10 लाख वॉलेंटरी डोनेशन किया। On the main door of sitting hall, the name plate was placed as donated by Mr. Aman Goyal upon the birth of first child. हॉल के मेन डोर पे लिखा गया कि मिस्टर अमन गोयल का डोनेशन है फॉर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द लिवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अमन गोयल। चैरिटेबल ट्रस्ट को जो पैसा मिला, अब जिसको पैसा मिला उस पर जीएसटी आ सकता है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को 10 लाख का डोनेशन मिला। क्या चैरिटेबल ट्रस्ट, आपको जीएसटी लॉ के हिसाब से ये बताइए कि चैरिटेबल ट्रस्ट को जो 10 लाख का वॉलंटरी डोनेशन मिला उस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? बताओ क्या, बताओ क्या? केस स्टडी पढ़ने के बाद, हाँ जीएसटी में ऐसे केस स्टडी जैसे क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब।
ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और इस पे तो मैंने आपको P1 P2 में प्रैक्टिस करवाई है, P1 P2 में प्रैक्टिस करवाई है। तो अब आपका, हाँ ध्यान से सुनना, आंसर क्या आएगा? ओके नहीं आएगा सर, आपने पढ़ाया था, आंसर इज नो 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 नो, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, वॉलंटरी डोनेशन है। ओके, क्योंकि ये वॉलंटरी डोनेशन है, और ये जो नाम लिखा गया ये कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं है, ये एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी है, एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी है, ग्रेटिट्यूड है, इसलिए नाम लिखा गया। ओके, एंड ये नाम कोई बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो ये जो है जहां तक देखा जाए, आंसर क्या आया आपका? ओके, तो नहीं, अब कोई बच्चे के दिमाग में सिर्फ नो आएगा, भाई साहब फिर उस स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जाओ बुक में जाओ, ये क्लैरिफिकेशन, या आप ये जब वीडियो बाद में देख रहे होगे तो पॉज करना, बुक में जाना, पहले रीड करना बॉस, जो हमने पढ़ा हुआ है, मैपिंग जहां बनाई है रीड करना। ओके, तो ये कंसीडरेशन डेफिनेशन जहां देखी थी उसके नीचे ये क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। कंसीडरेशन जहां देखो तो थोड़ा मैपिंग कहाँ किया ये तो देखो, क्योंकि जहां से जन्म हुआ है ना वहां से कनेक्ट करना सारी चीजें। ओके, इसलिए तो यहाँ पे ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने एक क्लैरिफिकेशन पढ़ाया था, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये एक क्लैरिफिकेशन है सीबीआईसी का, समझ में? ओके, तो यहाँ पे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द लेट जीएसटी ऑन डोनेशन, क्या डोनेशन पे जीएसटी आएगा? यस, नहीं आएगा बेटा, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, अब वो पेज नंबर ओके इतना मुझे याद नहीं है रेगुलर बुक में, वो तो आप जहाँ कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिखता है उसके नीचे एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, वहां देखो कहीं पे भी नेम प्लेट वाला क्लैरिफिकेशन होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब देखो हमको क्या याद आता है, हमको ये याद आता है कि अगर वॉलेंट्री डोनेशन होगा तो एक वर्ड है सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, आपका जो सप्लाई होना चाहिए फॉर कंसिडरेशन, क्विड प्रो को, ओके क्विड प्रो को रिलेशनशिप उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हाँ कुछ वर्ड्स याद आ गए, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, क्विड प्रो को रिलेशनशिप आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये भी आता है कि जस्ट नाम लिखा गया एज अ ग्रेटिट्यूड और प्रमोट एडवर्टाइजमेंट नहीं किया तो वो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट वॉलंटरी डोनेशन एज अ ग्रेटिट्यूड नाम लिखा गया। ओके, नाम लिखा गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये भी याद आ गया। उसके बाद में ओके, तो गिवन केस में आपको अगर दिखता है तो हमारा जो लीगल प्रोविजन फिर डिस्कशन, तो गिवन केस में जो है क्या दिखा आपको, तो गिवन केस में ये जो है जस्ट नाम लिखा हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं है, बिजनेस का प्रमोशन नहीं है, तो ऐसे केस में सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं बोला जाएगा और ये वॉलंटरी डोनेशन पे जीएसटी नहीं आएगा। चलिए, ये आपको कुछ पॉइंट्स याद आ गए, अब लिखना कैसे चाहिए? ओके, ये आपके लिए होमवर्क। ओके, ये केस स्टडी को आप लिखोगे, ये केस स्टडी को आप लिखोगे, लिख कर देखोगे। देखो इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, लीगल प्रोविजन, जैसा मैं आपको लिखवाता हूं, लीगल प्रोविजन एंड डिस्कशन कंक्लूजन। लीगल प्रोविजन क्या कहता है, अब आप इसमें सेक्शन कोड करोगे या आप नोटिफिकेशन कोड करोगे या सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। तो ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, सर अगर टाइम पे याद नहीं आया तो ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था या नहीं था, ये टाइम पे याद नहीं आया तो फिर एज पर जीएसटी प्रोविजन या एज पर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ वो भी लिखा तो चलेगा। If nameplate or similar acknowledgement is placed in the premises of religious institution displaying donor's name just as, हाँ इसमें आपका मेन लाइन आना चाहिए, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी। भाई साहब ये लाइन इवेल्युएटर चेक करेगा और ये लाइन आपको लर्न करनी है। ओके, कि भाई वो जो नेम प्लेट लिखा गया, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी, डोनर्स एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी, ओके, ये वर्ड्स आने ही चाहिए। देन देयर इज नो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन एंड देयर इज नो जीएसटी ऑन सच कंसिडरेशन, बट कंडीशन इज दैट डिस्प्लेइंग द नेम, हाँ अब वो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि डिस्प्लेइंग द नेम इज नॉट एम टू गिव पब्लिसिटी टू द डोनर टू एडवर्टाइज और प्रमोट हिज बिजनेस। ये रिसिपिएंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट हैज नो ऑब्लिगेशन, ये वर्ड आ गया क्विड प्रो क्वो या नो ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग फॉर सप्लाई एंड नॉट, अब आप इसमें लिख सकते हो कि ये रिसिपिएंट इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग, दैट मींस देयर इज नो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, वो भी वर्ड डाल दो, देयर इज नो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। यानी इंस्टीट्यूट के क्या एक्सपेक्टेशन है, इंस्टीट्यूट के ये एक्सपेक्टेशन है कि आप क्लैरिफिकेशन क्या है ये बताओ। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये भी बताओ कि ये पब्लिसिटी स्टंट होता है तो सप्लाई हो जाता, अगर ये पब्लिसिटी टू बिजनेस होता है तो। और थर्ड ये भी पॉइंट बताओ कि भाई जो रिसिपिएंट है ओके अमाउंट का, यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ डोनेशन यानी चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, तो वो सिचुएशन में क्विड प्रो को नहीं है, तो जिसको डोनेशन मिला चैरिटेबल ट्रस्ट ही इज नॉट अंडर क्विड प्रो को, तो ये तीनों लिखा। एंड देन ओके उसके बेस पे आपका डिस्कशन और कंक्लूजन। तो चलिए
अगर आप साइड में लिखोगे तो आप पहले क्या आएगा, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ तो पहले सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आएगा। इस क्लैरिफिकेशन में मैं क्या लिखूंगा स्पेशली, इस क्लैरिफिकेशन में लिखूंगा ओके कि ये जो यहाँ पे डोनेशन नेम प्लेट लिखा गया, नेम लिखा गया, जस्ट एक्ट ऑफ टू ग्रेटिट्यूड है, ये लाइन आनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, नेम जो लिखना है वो ग्रेटिट्यूड होगा। नेम अगर ग्रेटिट्यूड होगा, ये एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी होगी, एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी होगी, तो फिर ओके फिर वो कंसिडरेशन, हाँ एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी होगी, तो देन नॉट अ सप्लाई, फिर वो सप्लाई नहीं है। ओके वो सप्लाई नहीं है बिकॉज नॉट ओके अंडर ऑब्लिगेशन, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि बट अगर ये मार्केटिंग होती, ओके बट हिंदी में लिखो, मार्केटिंग होती तो सप्लाई, ऐसे खुद के पॉइंट्स बना। बट अगर ये मैं सेकंड पॉइंट ये लिखूंगा कि अगर ये मार्केटिंग होती टू प्रमोट द बिजनेस तो सप्लाई होता, ऐसे हिंदी में लिखना कि मार्केटिंग होती तो सप्लाई फॉर द बिजनेस। तीसरा पॉइंट बनाओ, तीसरा पॉइंट लीगल प्रोविजन में बनाओ कि यहाँ पे ओके चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्विड प्रो को का इसमें मतलब नॉट अंडर ऑब्लिगेशन है, समथिंग अगेंस्ट समथिंग, ओके एंड नॉट सप्लाई फॉर कंसिडरेशन है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है। ओके ये अगर सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारी लीगल प्रोविजन है, और इसके ऊपर डिस्कशन एंड कंक्लूजन, फिर आप कंक्लूजन दे दो, ये लीगल प्रोविजन होगी। और कंक्लूजन देखो कि चैरिटेबल ट्रस्ट को वॉलंटरी डोनेशन मिला, ओके और नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, वो बिजनेस एक्टिविटी को कहीं रेफर नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे, तो ये जस्ट एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है। ओके तो ये नॉट जीएसटी लेवी है, जीएसटी नहीं आएगा। ओके तो बॉस ऐसे आपके पॉइंट्स रफ में बनने चाहिए तो मजा आएगा। ओके तो यस आपको समझा कि नहीं समझा, तो मैं यही कहूंगा, और आप अपने सारे फ्रेंड्स को कहना कि अभी तक जो रेगुलर क्लास में लेक्चर किए वो तो ठीक थे बॉस, पर ये वाला लेक्चर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सारे फ्रेंड्स को कहना कि मिस मत करो, मिस मत करना, ये आपको सिखाएगा कि एग्जाम में करना क्या है। डन, तो ये लिख के रखो, ऐसे पॉइंट्स बनाओ, हिंदी में पॉइंट्स बनाओ कि मुझे लिखना क्या है, हिंदी में बनाओ, फिर उसको डिजाइन करो, डन। ओके मजा आ गया, तो समझा होगा, तो फटाफट 05 टाइप करो, जितने भी लोगों को यहाँ पे दिल से समझा होगा तो 05 टाइप करो, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। चलिए ये क्या कहता है देखो, ग्लोरी लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। सेवा ट्रस्ट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इस चैरिटेबल एक्टिविटी। एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो ग्लोरी लिमिटेड के पास गई और कहा कि भाई हमें पैसा दो। ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड सम 2 lakhs to सेवा ट्रस्ट with a condition that Seva Trust will place a hoarding at the entrance of the trust premises displaying the picture of product of Glory Limited. Glory Limited का प्रोडक्ट पिक्चर वो बताएगी। एग्जामिन वेदर दिस एक्टिविटी अमाउंट टू सप्लाई। देखो एक आपको यहाँ पे बता दो, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला क्वेश्चन देखोगे तो वो आरटीपी में पूछा, आरटीपी में ये बेस पर पूछा कि नेम प्लेट है, एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी है और प्रमोट नहीं किया बिजनेस को, और जब उसी आरटीपी के बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो एग्जाम में उसी बेस को लेके थोड़ा अलग वे में पूछ लिया। यानी आरटीपी के क्वेश्चंस, आपके रिसेंट आरटीपी के क्वेश्चंस भी आपको मैसेज देते हैं कि क्या आने वाला है, तो उसी अटेम्प्ट में पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने ओके यहाँ जो पूछा ना एकदम अलग वे से पूछा, और पूछा ये कि भाई यहाँ ग्लोरी लिमिटेड का प्रोडक्ट का डिस्प्ले में लगाओ, प्रोडक्ट डिस्प्ले लगाओ बिजनेस में, तो आंसर वैसा ही आएगा, वैसे ही पॉइंट्स पे आएंगे, आपको वैसे ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पर अब यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड वाला पॉइंट मतलब अगर प्रमोशन है, मार्केटिंग ऑफ द बिजनेस है, तो फिर ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन है, और अगर ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन है तो फिर जीएसटी आएगा टू प्रमोट द बिजनेस, लिखना वैसा ही है, पर एम्फोसाइज आपको फिर अब वो सेकंड वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि वो सप्लाई ये है टू प्रमोट द बिजनेस एक्टिविटी एंड नॉट एक्ट ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी, दिस इज सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, और जीएसटी आएगा। तो देखो आरटीपी भी मैसेज देती है कि क्या आने वाला है ओके एग्जाम में, ठीक है। चलिए इजी था, ऊपर के क्वेश्चन के बेस पर ही था, ओके 05 जैसे ही था, ये समझा क्या आपको। चलो
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, नहीं वो तो आप पढ़ सकते हो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक्टिविटी सप्लाई मानी जाए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है करना है। ये भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की। हाँ, ये आरटीपी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मेरा फोकस आरटीपी और एग्जाम क्वेश्चन पे ज़्यादा रहेगा, और कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए उस पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सर अब तक तो सारे इजी है भाई साहब, अच्छी बात है अच्छी बात है फैजल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इजी नहीं है बेटा, अगर आप किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो ये इजी बन गए हैं अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, इजी बन गए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो, अच्छा क्वेश्चन है। साहेब सेल्स एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड्स 4 air conditioner for his newly constructed house in Safdarjung enclave. Okay, Safdarjung enclave. Therefore, he transfer 4 air conditioning on which ITC already have been availed by it from its stock for the said purpose. Examine whether the said activity amount to supply. यहाँ पे साहेब सेल्स लिमिटेड ने एसी बिजनेस के नाम पे खरीदे थे, और बिजनेस के नाम पे एसी खरीदने के बाद, ओके, बिजनेस के नाम पे एसी खरीदने के बाद उसने वो एसी पर्सनल पर्पस के लिए शिफ्ट कर दिए, जिसका आईटीसी उसने ले लिया था, ठीक है। तो आप बताइए कि ये एक्टिविटी सप्लाई बोली जाएगी या नहीं बोली जाएगी। सेकंड, फर्दर अ जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहिब सेल्स, एक रेसिडेंट था जो साहिब सेल्स के पास आया, ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू साहिब सेल फॉर ₹5,000। उसने कुछ साहिब सेल को अपने पास के पुराने एयर कंडीशनर 5,000 में बेचे। Akash had bought the said air conditioner 6 months before for his residence, उसने पर्सनल रेसिडेंस के लिए थे। Does the sale of air conditioner by Akash to Sahib sales amount to supply under section 7 of CGST Act? दो अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा, क्लिक हो गया होगा आपको। और बहुत ही पहले का आंसर तो बहुत इजी है, और ये आरटीपी 2018 में आया था। पहले का आंसर ये है कि एज पर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7(1)(c परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड, आईटीसी जिसके ऊपर लिया, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये लीगल प्रोविजन हुई, इसके बेस पर आप 7(1)(a कोड कर दोगे, और इसके बेस पर ओके 7(1)(a और 7(1)(c। अब लिखने का तरीका देखो, पहले तो ये कहा गया कि 7(1) से स्टेट दैट ओके गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई बोला जाएगा। और 7(1)(c कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट, ओके विदाउट कंसिडरेशन, ये आपका वर्ड आना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, सॉरी, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज टेकन सप्लाई बोला जाएगा इफ डन विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो पहले के बेस पे उसने जो एयर कंडीशनिंग घर पे भेजा वो अमाउंट टू सप्लाई है, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है लिखने में, वो अमाउंट टू सप्लाई है। सेकंड केस में आकाश ने अपने पर्सनल गुड्स बेचे साहिब सेल्स को, उसका पर्सनल एसी था, घर के लिए लाया था, उसने आईटीसी नहीं लिया था, पर्सनल एसी था, और साहिब सेल को भेजा। तो ऐसे केस में जो आकाश ने बेचा साहिब सेल्स को वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, एज वेल एज उसने आईटीसी भी नहीं लिया है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो सेल ऑफ एयर कंडीशनर बाय आकाश टू साहिब सेल्स विल नॉट क्वालिफाई सप्लाई although it is made for consideration but not in the course of business। ओके, उसका भी आंसर बहुत इजी है कि वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इजी था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना भाई साहब। यस बेटा, आईटीसी नहीं लिया तो जीएसटी नहीं आएगा, स्पेशली 7(1)(c में, 7(1)(a में नहीं। जब ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है, ध्यान सुनना, जब ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन है और आपने आईटीसी नहीं लिया है तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। ये तो कितने बार बोला यार, उसके बाद भी सवाल पूछो, सरप्राइज है, मैंने कितने बार रिवाइज किया ये, ठीक है, ये तो आप कर सकते हो हाँ, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 9:30 तक है बेटा क्लास।
क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, रघुबीर ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू रिटेल शोरूम इन दिल्ली। उसके फैक्ट्री से उसने उसके रिटेल शोरूम दिल्ली में ट्रांसफर किया, सो दैट सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर, मतलब स्टॉक ट्रांसफर किया। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुबीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। और फैक्ट्री भी रजिस्टर्ड है लखनऊ में और शोरूम भी रजिस्टर्ड है दिल्ली में। अल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कंटिन्यू है सप्लाई। मुझे बताओ, स्टॉक ट्रांसफर आपने डीडीपी को किया तो क्या ये सप्लाई बोला जाएगा? यस। इसमें आपके आंसर में क्या आना चाहिए? चलो इमेजिन करो। ओके, आप पहले कोशिश करो, क्या करोगे आप? आपके आंसर में क्या आना चाहिए इसमें? आपके आंसर में आना चाहिए कि पहले तो ओके, अंडर सेम पैन अगर आपकी एक से ज्यादा मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, देन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन यू आर ट्रीटेड एज डीडीपी। सबसे पहले तो आना चाहिए आप डीडीपी हो सेक्शन 25(4) को रेफर करके। तो आप सबसे पहले सेक्शन 25(4) लिखोगे और आप ये कहोगे कि वो डीडीपी है। उसके बाद में आना चाहिए आपका, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में कितने बार लिखा के दिया आपको, बहुत बार लिखा। उसके बाद में आना चाहिए आपका 71C पैरा 2, कुछ याद होगा तो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। और आप दोनों मत लिखो 25(4) और 5, 25(4) ही लिखो। क्यों? क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड है, तो 5 लिख के अपना टाइम पास मत करना, 25(4) ही लिखना। बस ये दो लीगल प्रोविजन आपकी आएगी। और देखो इंस्टीट्यूट का भी वही एक्सपेक्टेशन है। इंस्टीट्यूट कहते हैं कि भाई आप 25(4) लिखो। इफ यू हैव मोर देन वन रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन, देन फॉर ईच सच रजिस्ट्रेशन ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, हर रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। 71C पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, 71C नहीं याद आता है तो पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, वो भी नहीं आता है तो एज पर शेड्यूल 1, वो भी नहीं याद आता है तो ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन, एटलीस्ट उतना तो भी लिखो। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डीडीपी in the course or furtherance of business shall be treated as supply even though made without consideration, even though आपने विदाउट कंसिडरेशन किया गया पर वो सप्लाई बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप राइटिंग प्रैक्टिस में लेना। यस, ये आपके लिए होमवर्क, ये राइटिंग प्रैक्टिस में ले लेना। उसके बेस पर आंसर दे दो कि या यहाँ फैक्ट्री और रिटेल शोरूम दोनों रजिस्टर्ड है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, और वो पैरा 2 के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। ओके, कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। बहुत ईजी है। चलिए, के बाद में 13 तो आप कर सकते, 14, 14 हाँ, ये मॉक टेस्ट पेपर में भी था और स्टडी मैट में भी। 14 ले लेते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हो, देखो, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा, इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, is engaged in providing maintenance and repair service for heavy steel machinery. For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited sent its container truck, उसने container truck भेजा, equipped with items like repair equipments, consumables, tools, spare, etc. from Haryana workshop to his own repairing centers, okay, located in other state across India, where the client's machinery are being brought and being repaired. डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक, ट्रक का इंटरस्टेट मूवमेंट हुआ फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन हरियाणा टू हिट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर लोकेटेड इन अदर स्टेट। ओके, एक मिनट, कल आखिरी में क्लैरिफिकेशन देखा था शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में जाओ, वहां पे जाओ बुक ओपन करो। शेड्यूल 3 में एक क्लैरिफिकेशन हमने देखा था। अगर आपको वो शेड्यूल 3 का क्लैरिफिकेशन याद होगा तो कन्वेंस वाला क्लैरिफिकेशन था। देखो, शेड्यूल 3 में शेड्यूल 3 कंप्लीट किया, फिर नॉन सप्लाई बाय नोटिफिकेशन और नॉन सप्लाई बाय सर्क्यूलर। शेड्यूल 3 के नीचे दिखेगा आपको नॉन सप्लाई बाय सर्क्यूलर। उसमें था इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस था, कुछ याद आया? तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस अगर आपको याद होगा तो हमने एक डायग्राम बनाई थी और हमने कहा था कि कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है। सुनना, कन्वेंस अगर हमारी ब्रांच में रिपेयर के लिए जा रहा है तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा।
लेकिन हाँ, जो रिपेयर सर्विस दी गई उस पर जीएसटी आएगा। चलो, आपने बुक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अब दूसरा स्टेप, लिखना कैसे। लिखना कैसे, उसके लिए अब क्वेश्चनर के आंसर पढ़ो। ओके, आंसर से पॉइंट फिक्स करो, फिर पॉइंट्स अपने ओन वर्ड में हिंदी में ट्राई करो, मराठी में ट्राई करो, या आपकी जो भी ओन बेसिक लैंग्वेज है ट्राई करो पॉइंट्स को। और फिर इतना भी आपने क्लास के साथ पढ़ लिया, इनफ। फिर जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त और वर्ड्स मिलेंगे, और एज आएगी, और स्पेसिफिक वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, पढ़ लिया आपने वो। अब उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, आंसर्स में उनके क्या एक्सपेक्टेशन है। उनके एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले 25/4 बताओ। चलो आप पढ़ो आंसर। 25/4 बताओ कि आपके अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो ईच रजिस्ट्रेशन में वो डीडीपी माना जाएगा। दूसरा वो कहते हैं पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 बताओ। पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 ये कहता है कि अगर कोई भी गुड्स आपने आपके डीडीपी को दिया विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई माना जाएगा। फिर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन बताओ। हाँ, अब इसमें अगर आपने ये दो ड्रॉप भी कर दिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ओके, दोनों ड्रॉप कर दिए और डायरेक्ट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स आ जाएंगे। पर टाइम है तो ये क्लैरिफिकेशन जन्मा क्यों, सीबीआईसी का ये क्लैरिफिकेशन कन्वेंस वाला क्यों जन्मा। वो इसलिए जन्मा कि सेक्शन 25/4 डीडीपी बताता है, और पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 कहता है कि डीडीपी को कोई भी गुड्स सप्लाई करते हो, कोई भी गुड्स आप डीडीपी को सप्लाई करते हो विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो जीएसटी आता है। तो ट्रक भी तो गुड्स है। लेकिन बाद में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, और ये कन्वेंस वर्ड आपका आना ही चाहिए। यानी आप जब पॉइंट्स लिखोगे तो कन्वेंस वर्ड आना ही चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रक कैरिंग आउट द गुड्स, ओके, फॉर रिपेयर मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन नॉट इन्वॉल्विंग फर्दर सप्लाई ऑफ कन्वेंस मे बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट ओके, रिपेयरिंग सर्विस पे जीएसटी आएगा, और इसके बेस पे आपका कंक्लूजन। तो आपके पॉइंट्स क्या बनने चाहिए, मुझे 25/4 लिखना है। क्यों, क्योंकि पहले मुझे डीडीपी बताना है। ओके, डीडीपी क्या है ये बताना है। दूसरा, मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे पैरा 2 लिखना है, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 लिखना है। वाई, क्योंकि डीडीपी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ओके, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाता है। ऐसे अपने ओन वर्ड्स में लिखो, इसलिए मुझे ये लिखना है, समझाओ, टीचर बनो खुद के कि मुझे ये पॉइंट कवर करना है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट मुझे कवर करना है सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ने कहा कि अगर कन्वेंस होगा, ओके, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन अगर कन्वेंस होगा तो नॉट सप्लाई नहीं बोला जाएगा। हाँ, पर रिपेयर सर्विस पर जीएसटी आएगा। ये सीबीआईसी ही आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि मुझे पहला पॉइंट ये क्यों लिखना है, दूसरा पॉइंट ये क्यों लिखना है, तीसरा पॉइंट ये क्यों लिखना है। ओके, अपने ओन वर्ड्स में शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना। फिर आपको प्रेजेंटेशन करते वक्त ओन लैंग्वेज भी आ गई तो चलता है, मार्क्स आते हैं, बस पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए, सीबीआईसी दिखना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन। ये बेटा मैं जो टेक्निक बता रहा हूं आपको समझ में आ रही है ना, प्लीज फॉलो करना, अपने ओन वर्ड्स में लिखना। अब मेरी बुक अगर 2004 की देखोगे तो मैंने इतने पॉइंट्स हिंदी में लिखे हैं, आंसर हर सब्जेक्ट में आंसर पढ़ता था, पॉइंट्स लिखता था हिंदी में। ओके, मुझे डीटी में 78 मार्क्स आए, 81 मार्क्स आईडीटी में आए, लॉ में मुझे 76 मार्क्स आए। मैं आपको कह देता हूँ इसी प्रैक्टिस से। और मैं लैंग्वेज, ओके, वो इंग्लिश बाद में, पहले अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट्स क्या होने चाहिए और क्यों लिखूँ ये पॉइंट्स, इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। जब एग्जाम में मुझे याद है मैं सेक्शन कोड करता था और वर्डिंग्स मेरे इतने सिंपल होते थे पर पॉइंट्स कवर हो जाते थे, मुझे बहुत अच्छा स्कोर आया। ठीक है, फिर आप पॉइंट्स उसको जो है, फिर आप जो पॉइंट्स है, ओके, जरूरी नहीं हिंदी में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, सिंपल वर्ड्स में लिखो, जो भी आपका है। एक बार माइंड को स्ट्रक्चर दे दो कि क्या करना है, उसके सामने ये नहीं होना चाहिए अब क्या लिखूं। समझ में आया क्या। चलिए बेटा, सब पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा, पर आंसर पे प्रैक्टिस तो करो। चलो, इसके बेस पर आपका ये आंसर आएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन प्रिंसिपल और एजेंट का है, ये आप कर सकते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आरटीपी का है, और उससे
एक मिनट, 17 तो हम सॉल्व करके देखेंगे। चलो 16 ले लेते हैं, फिर 17 सॉल्व करके। एक 16 नंबर का क्वेश्चन। चलो आ जाओ 16 नंबर के क्वेश्चन में। चलो, मिसेस एम लिमिटेड, देखो, मिसेस एम लिमिटेड बीइंग अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर अपॉइंट मिस्टर राम एज एन एजेंट, राम को एजेंट अपॉइंट किया, who store garments manufactured by M Limited and send dealers whenever M asks Ram to do so. Mr. Ram issue his own invoice. Is it a supply? Justify. राम अपना इनवॉइस इशू कर रहा है, क्या वो सप्लाई है? आरटीपी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 सेज, ओके, लीगल प्रोविजन आपकी पैरा 3, ओके, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। तो यस, इफ ही इज इशू ओन इनवॉइस, तो सबसे पहले तो आप लीगल प्रोविजन लिखोगे। सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट हु अंडरटेक फर्दर सप्लाई, who undertakes further supply in his own invoice, then it would be a agent of para 3 and stock transfer liable to GST. ओके, और सीबीआईसी भी क्लैरिफिकेशन है कि ओन नेम में होगा तो पैरा 3 अप्लाई होगा, और उसके बेस पर यहाँ पे जो सप्लाई मिस्टर एम ने यहाँ पे राम को किया, जो सप्लाई मिस्टर एम ने राम को दिया किया, वो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा, बिकॉज एजेंट इश्यूज हिज ओन इनवॉइस। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलो बेटा, आप आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। डन। चलो, अगर आप ये क्वेश्चन देते हो तो ये क्वेश्चन डीसीए डेल क्रेडिटरी एजेंट का क्वेश्चन है। देखिए, चाम लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, manufacture cosmetic products and appointed Mr. Handsome of Mumbai, who is registered under GST in the state of Maharashtra as their Del Credit agent. Okay, Charm Limited supplier है, ये supplier है, और Handsome Mumbai ये मुंबई का सप्लायर झारखंड का है। ओके, हैंडसम मुंबई ये एजेंट है, और ये स्पेशली डीसी है, डेल क्रेडिट एजेंट है, जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, और सप्लायर झारखंड में रजिस्टर्ड है। Being a DCA, he agreed to raise invoice in his own name. DCA खुद के नेम पे invoice raise कर रहा है, and also guarantee for realization of payment for customer to Charm Limited. In order to realize the payment from customer on time, he extend the short-term transaction-based loan to them and charges interest for the same. हाँ, तो सारे कस्टमर ने ऑन टाइम पेमेंट करना चाहिए, इसलिए वो लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन किसको देता है? तो यहाँ सारे कस्टमर को देता है। ओके, जो यहाँ पे चाम लिमिटेड के कस्टमर है, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट का यही काम होता है। मिस्टर हैंडसम प्रोवाइड यू अ फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 20XX के ट्रांजेक्शंस यहाँ पे दिए हैं। गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड, आउटवर्ड सप्लाई। ओके, और ध्यान रहे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है सीए इंटर नवंबर 22 में, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी, एज अ डेल क्रेडिट एजेंट इंट्रास्टेट सप्लाई उसने सेल किया, ओन इनवॉइस दे रहा है 2,80,000। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अबव कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज, उसको इंटरेस्ट मिला 20,000 का। कमीशन बिल रेज ऑन चार्म लिमिटेड, ओके, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसीए सर्विस प्रोवाइडेड। हाँ, उसने कमीशन बिल रेज किया, एंड दैट इज 30,000। इनवर्ड सप्लाई, interstate supply of goods received from Charm Limited being a DCA, no consideration was paid. Value, okay, section 15, 2 lakhs. Received training and marketing and distribution from Charm Limited as per DCA agreement, free of cost. Company charges 75,000 for training when it provides the same to others. ठीक है, यहाँ पे applicable rate of tax on both inward and outward is 9% each. CGST और SGST 18%, IGST. अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है।
and wherever applicable, subject to information given above, necessary conditions are complied with the availment of input tax credit. You are required to calculate gross GST liability and eligible input tax credit for the month of March 20XX. आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी नहीं कहा है, उन्होंने कहा ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी और एलिजिबल आईटीसी निकाल लो. ब्रीफ नोट शुड बी अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ योर आंसर. ओके, आंसर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 1 and 4, 1 और 4 के लिए ओके अब हमें ब्रीफ नोट चाहिए. चलिए सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं. यहाँ पे ट्रांजेक्शन को अगर आप देखोगे तो चार्म लिमिटेड ये प्रिंसिपल है और हैंडसम लिमिटेड ओके ये एजेंट है और ये आगे उसके कस्टमर्स है. ठीक है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे ये डीसीए ओन इनवॉइस दे रहा है, डीसीए आगे ओन इनवॉइस दे रहा है, ख्याल रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डीसीए ओन इनवॉइस दे रहा है जो ऊपर लिखा है इन हिज ओन इनवॉइस. अब हमने डीसीए का क्लैरिफिकेशन जाओ नोट्स में ओपन करो. डेल क्रेडिट एजेंट ये कहाँ देखा था, तो हमने मैं आपको बता दूं शेड्यूल 1 पैरा 3 में देखा था डेल क्रेडिट एजेंट का, और कि हमने डायग्राम भी निकाली थी उसके, आपके याद होगा तो अगर ओन इनवॉइस है तो और यहाँ पे वो आगे जो खुद के इनवॉइस में बेच रहा है वैल्यू 2,80,000 है, वैल्यू 2,80,000 है और कस्टमर से इंटरेस्ट भी ले रहा है वो, और कस्टमर से इंटरेस्ट ले रहा है 20,000 का, कस्टमर से इंटरेस्ट ले रहा है 20,000 का, और उसके बाद में कमीशन का बिल भी रेज कर रहा है. तो ये कमीशन का बिल किस पे रेज कर रहा है, यहाँ पे कमीशन बिल रेज चार्म लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डीसी सर्विस और वो 30,000. तो चार्म लिमिटेड पे कमीशन का भी बिल है. चलो हो सकता है ऐसा कि शायद उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ाते वक्त जब आपको चार्ट बनाया था, देखो चार्ट पे मैंने प्राइस में ही कमीशन ऐड कर दिया था, लेकिन शायद इन दोनों का अरेंजमेंट ऐसा है कि वो कमीशन अलग से लेता है, प्राइस में ऐड नहीं कर रहा है इन इज ओन इनवॉइस, कोई दिक्कत नहीं. ओके है तो इसके दो ही आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि इसका ओन इनवॉइस है इसलिए ये जो है ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा. ओके ये ओन इनवॉइस में गुड्स बेचा गया इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, और वो कमीशन इसमें ऐड न करते हुए चार्म से ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, वो भी उसका आउटवर्ड सप्लाई, कमीशन का बिल वही दे रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस का बिल दे रहा है. ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे. उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई हुआ जिसकी वैल्यू 2 लाख है. चलो उन्होंने खुद ही वैल्यू दे दी, और वैल्यू जो है यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू उन्होंने 2 लाख यहाँ पे दे दी है. ओके 2 लाख की वैल्यू यहाँ पे दे दी है. और रिसीव ट्रेनिंग मार्केटिंग सर्विस फ्रॉम प्रिंसिपल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज वैल्यू 75,000. गुड्स स्टॉक मिला 2 लाख का और ट्रेनिंग सर्विस मिली 75,000 की. ठीक है, सबसे पहले तो हमने लॉ क्या पढ़ा था, हमने ओके आप लीगल प्रोविजन क्या लिखोगे, लीगल प्रोविजन आप पैरा 3 की लिखोगे. सबसे पहले आप प्रेजेंट करोगे पैरा 3. पैरा 3 में इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान सुनना, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये गुड सप्लाई हो रहा है तो पैरा 3 सर्विस को अप्लीकेबल नहीं है. देखो इंटर लेवल पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, पैरा 3 सर्विस को अप्लीकेबल है, पैरा 3 किसको अप्लीकेबल है, गुड्स को अप्लीकेबल है. तो ये जो गुड सप्लाई किया 2 लाख रुपीस का, ओके, और उसके बाद में ट्रेनिंग सर्विस दी, यहाँ पे 2 लाख का यहाँ पे उन्होंने गुड सप्लाई किया. तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पैरा 3 प्रेजेंट करोगे, फिर सीबीआईसी सर्कुलर सेज कि पैरा 3 इज एप्लीकेबल टू दैट एजेंट हु इश्यूज देयर ओन इनवॉइसेस. तो यहाँ पे डेल क्रेडिट एजेंट खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है. अगर डेल क्रेडिट एजेंट खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ जो है ये स्टॉक ट्रांसफर ओके टैक्सेबल हो जाएगा और ये पैरा 3 का एजेंट माना जाएगा. ओके तो ऐसे केस में यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ हैंडसम, हैंडसम की जीएसटी लायबिलिटी और आईटीसी निकाल के देना है. हाँ तो ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ हैंडसम, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं वो अपने ओन इनवॉइस में बेच रहा है इसलिए इसके ऊपर 2,80,000 एज अ गुड्स जीएसटी आएगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा. क्यों इंटरेस्ट ऐड होगा, हमने देखा था कि यहाँ पे देखो वो सेकंड वाली डायग्राम देखो डीसी की, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर वो खुद के इनवॉइस में बेचा जाता है तो ये सेक्शन 15(2) ये इंटरेस्ट जो है वो डिले पेमेंट में क्लासिफाई हो जाता है. अब वो लोन का नहीं बचा, प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूज करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन बोला है, लेकिन अब वो लोन नहीं रहा जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में, वो 15(2)D आ गया. ओके सेक्शन 15 में सुनिएगा, सेक्शन 15 में यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में एक इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन,
और वो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 लाख रुपीस हो जाएगी। प्लस प्लस वो कमीशन का बिल दे रहा है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर कमीशन का बिल दे रहा है तो उस पर भी जीएसटी आएगा। मतलब इसके जीएसटीआर 1 में ओके 2 आउटपुट जाएंगे। कौन से 2 आउटपुट जाएंगे? गुड्स का आउटपुट जिसकी वैल्यू 3 लाख होगी, और सर्विस का कमीशन का बिल इधर दिया इसलिए सर्विस का आउटपुट ओके यहाँ पे 30,000। नो डाउट ये कमीशन का जब देगा तो बिल ये 2 अलग-अलग बिल दे रहा है, एक कस्टमर को बिल दे रहा है ओके, और एक कंपनी को बिल दे रहा है। तो कस्टमर को जो बिल दिया उसका क्रेडिट कस्टमर को मिल जाएगा, इसको जो बिल दिया उसका क्रेडिट जो है प्रिंसिपल को मिल जाएगा। ठीक है, 2 अलग है, पर उसका अगर हम ग्रॉस लायबिलिटी देखें तो दो ग्रॉस लायबिलिटी में आएगी। नेक्स्ट ये सवाल है कि ये जो यहाँ पे स्टॉक है, क्या स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा? हाँ, लेकिन हमें चार्म लिमिटेड की लायबिलिटी निकालने बोला ही नहीं, हमें डीसीए की लायबिलिटी निकालने बोला है भाई साहब। ओके, तो डीसीए की तो ग्रॉस लायबिलिटी हमने निकाल ली, आधे मार्क आपके पक्के हो गए। अब दूसरा स्टॉक ट्रांसफर, तो क्या स्टॉक ट्रांसफर का इसको आईटीसी मिलेगा क्या? अब उन्होंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मतलब क्या? मतलब इसको आईटीसी मिलेगा, इसका मतलब ये है कि क्या सप्लायर पे जीएसटी लायबिलिटी है क्या? यस। तो ऐसे केस में आपको ये लिखना पड़ेगा यस ऑन दिस 2 lakhs जीएसटी इज पेबल अंडर पैरा 3, ये स्टॉक ट्रांसफर में लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, और यहाँ पे पैरा 3 में इसके ऊपर जहां तक है 2 lakhs पर भी जीएसटी आएगा, और वो 2 lakhs पे जो जीएसटी आएगा उसका क्रेडिट जो है यहाँ पे किसको मिल जाएगा? एच लिमिटेड को मिल जाएगा, यानी हैंडसम लिमिटेड को यहाँ पे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो हुई स्टॉक की बात। व्हाट अबाउट सर्विस? सर्विस प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री दिया। आई रिपीट, सर्विस प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री दिया। तो अगर मैं पैरा 3 की बात करूं तो पैरा 3 सिर्फ गुड्स को एप्लीकेबल है, वहां मैंने लिख के दिया है, देखो पैरा 3 में पैरा 3 गुड्स को एप्लीकेबल है, पैरा 3 सर्विस को एप्लीकेबल नहीं है, यानी प्रिंसिपल ने एजेंट को सर्विस दिया ओके, तो पैरा 3 उसको नहीं एप्लीकेबल है। तो पैरा 3 में सर्विस तो कवर होता नहीं है एज अ डीम सप्लाई, तो फिर ये सर्विस का क्या? तो आपको ये बता दूं यहाँ पे जहां तक सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि देखो पहली बात तो क्यों नहीं आएगा, हम सिर्फ स्पेशली सर्विस की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, गुड्स पे तो आ जाएगा, और गुड्स पे इसका क्रेडिट मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा? यहाँ पे एच लिमिटेड को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, स्टॉक ट्रांसफर ये पैरा 3 में आ जाता है, ये पैरा 3 में आ जाता है, और यहाँ पे इसकी जीएसटी लायबिलिटी आ जाती है। ओके, स्टॉक ट्रांसफर पे अब मैं ओके, ये देखो कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, कितना डिटेल में, और हमने इतना डेप्थ पकड़ा तब जाके आपको समझ में आ रहा है। मैंने डायग्राम बना के दी तब आया कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको समझना बहुत मुश्किल था। ओके, अगर मैं ऐसे पढ़ा दूं फास्ट में तो बहुत मुश्किल था। अब 8 मार्क का क्वेश्चन आया, ठीक है। ओके, मैं ये बात मानता हूँ कि पूरे 50 मार्क में 5 से 10 मार्क के डेप्थ में जाते बेटा, पर डेप्थ में जाना गलत तो नहीं है ना? ओके, क्यों? क्योंकि स्पेशली इंटर लेवल पे अगर आपका बेस अभी स्ट्रांग है तो फाइनल में आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो, और ऑफिस में भी हैंडल कर सकते हो, और डे टू डे लाइफ में जीएसटी ओके का यहाँ पे काम बहुत है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहाँ दोस्तों हम अगर बात करें तो यस, ये ट्रेनिंग पे पैरा 3 तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई गुड्स को एप्लीकेबल होता है, सर्विस को एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर सर 7(1)(a अप्लाई होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो फ्री है तो 7(1)(a भी नहीं अप्लाई होगा। ये तो मार्केट वैल्यू दी है उसकी 75,000, वैसे तो वो फ्री है, 7(1)(a अप्लाई नहीं होगा। 7(1)(b इंपोर्ट सर्विस का है। फिर आते हैं 7(1)(c) में, 7(1)(c) में अगर हम आते हैं तो पैरा 1 ओके, ये कोई बिजनेस एसेट नहीं है। दूसरा दूसरा पैरा 2 सिर्फ रिलेटेड और डीडीपी को अप्लाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरा 2 सिर्फ रिलेटेड और डीडीपी को अप्लाई होता है। ये एजेंट ना रिलेटेड है ना डीडीपी है, सुनना मेरी बात, एजेंट रिलेटेड भी नहीं आता है और डीडीपी भी नहीं आता है। हाँ, रिलेटेड में एक पॉइंट मैंने दिया है कि सोल सेलिंग एजेंट, ओके, सोल सेलिंग एजेंट रिलेटेड हो सकता है अगर आप रीड करोगे तो, लेकिन ये सोल सेलिंग नहीं, ये डेल क्रेडिट एजेंट है, ये रिलेटेड में नहीं आएगा। और ये हमारा डीडीपी में, डीडीपी मतलब ओके हमारी ही ब्रांच जो हमारे पैन में, एजेंट तो सेपरेट एंटिटी है, तो ये डीडीपी पे भी नहीं आएगा, थोड़ा सोचना है इसके ऊपर। ओके, पैरा 3 इसको अप्लाई होता नहीं, पैरा 4 का सवाल नहीं, क्योंकि वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है। इन शॉर्ट, ये सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा, इसका क्रेडिट भी उसको नहीं मिलेगा, जीएसटी लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। तो देखो अब ये आपको राइटिंग प्रैक्टिस में लिख के देखना है, आपके लिए कंपलसरी होमवर्क है, कंपलसरी होमवर्क है, ये लिख के देखना है। 8 मार्क का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। ओके, अगर हम ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी निकालें, अब इसमें भी वो जीएसटी लायबिलिटी आपको कैसे निकालना है? जीएसटी लायबिलिटी यहाँ पे हैंडसम लिमिटेड, पहली तो हैंडसम लिमिटेड की जीएसटी लायबिलिटी, उसने कस्टमर को बेचा, ठीक है, और वो इंट्रास्टेट बेचा। तो आपको ये लिखना है कि ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ हैंडसम फॉर द मंथ ऑफ मार्च, गुड्स सोल्ड बाय हैंडसम लिमिटेड 2,80,000, और उसने इंट्रास्टेट सेल किया,
इंट्रा स्टेट सेल किया इसलिए सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा। इंटरेस्ट अर्न, अब ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी मैं आपको कह दूं, हाँ, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, अब ये लोन नहीं बचा, क्यों? क्योंकि इनवॉइस डायरेक्ट एजेंट का है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, और ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन 20,000 ऐड हो जाता है, मतलब आपकी जो है ओके 3 लाख वैल्यू हो जाएगी, और आप सीजीएसटी और एचजीएसटी 3 लाख में निकालोगे। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड सिंस वेयर दिस इज एजेंट अंडर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ जीएसटी टू बायर इज सबस्यूम इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज अ डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और अगर ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, ओके, तो ये ऐड किया जाएगा, और ये ऐड सेक्शन 15(2)(d) में ऐड होता है, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम देखेंगे, तो वो इंटरेस्ट ऐड होगा। हाँ, कमीशन, कमीशन भी उसका आउटवर्ड सप्लाई, सिर्फ उसने बिलिंग ऐसा किया। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कमीशन को इनवॉइस में ऐड कर दिया था, वो कमीशन को इनवॉइस में ऐड कर दिया था, पर यहाँ अरेंजमेंट ऐसा है कि यहाँ दो अलग अलग इनवॉइस है, यहाँ दो अलग अलग इनवॉइस है, और कमीशन अलग और वैल्यू अलग, तो ठीक है ना, कमीशन एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस जाएगा, इसको भी मार्क्स है। कमीशन क्लासीफाई होगा सप्लाई ऑफ सर्विस में, जिसका ओके यहाँ पे, हाँ, और कमीशन का बिल, अब ये तो खास बात थी, कमीशन का बिल आईजीएसटी का होगा, क्यों? क्योंकि वो कमीशन का बिल किसको जा रहा है? कमीशन का बिल डेलिवरी एजेंट से प्रिंसिपल को जा रहा है, प्रिंसिपल अदर स्टेट में, प्रिंसिपल अगर अदर स्टेट में तो आईजीएसटी लगेगा, वो सिचुएशन है ना। ओके, दिमाग घुमाने वाला प्रॉब्लम है ना, ये तभी पॉसिबल है जब कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हो, और इस तरह से ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आपकी निकल गई। जहां तक आईटीसी की बात करें तो यस, इनवर्ट सप्लाई स्टॉक ट्रांसफर, ओके, वो सप्लाई माना जाएगा, ओके, और वो सप्लाई पैरा 3 में माना जाएगा, ओके, वो सप्लाई पैरा 3 में माना जाएगा। उस 2 लाख पे आईजीएसटी लग के आएगा, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर अदर स्टेट पे आया। और ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डू नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई, क्योंकि किसी में नहीं आ रहा है, डू नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई, क्योंकि ये यहाँ आप लिख सकते हो कि पैरा 3 जो है ओनली गुड्स को अप्लीकेबल है, सर्विस को अप्लीकेबल नहीं है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, एंड नॉट कवर्ड एनी ऑफ द क्लॉज, ओके, एज अ सप्लाई। तो जहां तक देखा जाए उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा नहीं, मतलब उसका क्रेडिट आईजीएसटी का ही 36,000 रहेगा। तो उन्होंने नेट लायबिलिटी नहीं कहा, इसलिए हमने 2 कॉलम ग्रॉस लायबिलिटी और उसका आईटीसी कितना रहेगा ये बता दिया। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था, इजी था। इंस्टीट्यूट का कमेंट है इसके ऊपर, इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में कमेंट देती है कि बहुत से बच्चों को नहीं समझा, लेकिन आपको समझा होगा, मैंने समझा है, इसको पढ़ना आराम से, लिख कर देखना, इजी लगा तो बॉस थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, ये क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, सप्लाई चैप्टर में। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, एग्जामिन वेदर एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट सर्विस पे क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग independent cases would amount to supply under section 7. Miss Sriniti Kaushik received an interior decoration service for her residence located at Bandra. उसको इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस मिली, उसके रेसिडेंस के लिए मिली एट बांद्रा, मुंबई, फ्रॉम Rachels of Sydney, Australia. The amount paid for the service is 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंपोर्ट सर्विस बोला कि आपके दिमाग में, ओपन करो बुक, आपके दिमाग में सेक्शन 7(1)(b) एक ये आना चाहिए, और दूसरा आना चाहिए पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 हमने क्या पढ़ा था? चलो फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। हमने क्या पढ़ा था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। फॉर कंसिडरेशन होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आता है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल उसको एग्जम्पशन है, अदर देन बिजनेस के लिए यूज किया। और उसके बाद में पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 क्या कहता है? पैरा 4 पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 ये कहता है कि यहाँ पे वैसे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री होती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। सुनिएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, लेकिन अगर उस आपने ये रिलेटेड से इंपोर्ट किया या ओन एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट किया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो इन दोनों पैरा को ध्यान में रखते हुए पहला केस अगर मैं देखूं तो पहले केस में जीएसटी आएगा, 7(1)(b) में ही आएगा, कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन है तो भूल जाओ, रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, इफ कंसिडरेशन इज दैट 7(1)(b) इज एप्लीकेबल। हाँ, लेकिन ये इट्स अ सप्लाई, इट्स अ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इट्स अ सप्लाई। लेकिन इंडिविजुअल ने अपने ओके रेसिडेंस के लिए लिया, मतलब अदर देन बिजनेस लिया,
इसलिए इसको जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा वो सप्लाई है क्या, तो आपने अपना स्कोप एक्सटेंड मत करना, इट्स अ सप्लाई, इट्स अ सप्लाई बट एग्जम्प्टेड, पर एग्जम्प्टेड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम 7(1)(b) में देखे जाए तो ये सप्लाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो पहले आपने लीगल प्रोविजन लिख दी आपने तो अगर फर्स्ट केस में अगर देखा जाए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यहां पे एक वर्ड ऐड करना, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट in the course of furtherance of business it would be treated as supply, okay, या even though वहां whether or not डाल दो वर्ड, ओके, वो सप्लाई बोला जाएगा। नेक्स्ट, मिस संस्कृति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड इन बांद्रा मुंबई फ्रॉम ब्रदर वरुण, ब्रदर से मिला वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वोनली डिपेंडेंट ऑन मिस संस्कृति, खुद ही दे दिया कि भाई वो ब्रदर जो है वोनली डिपेंडेंट है। फर्दर मिस सॉरी संस्कृति नहीं, श्रीनिधि, मिस श्रीनिधि डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेल सर्विस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, मतलब 7(1)(b) अप्लाई नहीं होगा, 7(1)(b) अप्लाई नहीं होगा तो 7(1)(c) पैरा 4 अप्लाई होगा। और 7(1)(c) पैरा 4 क्या कहता है, 7(1)(c) पैरा 4 कहता है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा और रिलेटेड या ओन एस्टेब्लिशमेंट से होगा, रिलेटेड और ओन एस्टेब्लिशमेंट में फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। तो जहां तक देखा जाए उसने रेसिडेंस के लिए लिया, रेसिडेंस के लिए लिया तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको रिलेटेड का भी देना पड़ेगा एज पर एक्सप्लेनेशन 15, ओके, मेंबर ऑफ सेम फैमिली डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, और ब्रदर जो है ब्रदर डिपेंडेंट है, ब्रदर डिपेंडेंट है इसलिए वो रिलेटेड माना जाएगा। यानी आपको लीगल प्रोविजन में 4 प्रोविजन तो पहले क्लियर रखनी है। ओके, तो कौन सी 4 प्रोविजन आपको क्लियर रखनी है, देखिए, सॉरी बेटा, तो कौन सी 4 प्रोविजन आपको क्लियर रखनी है, ओके, 7(1)(b), 7(1)(c), रिलेटेड, रिलेटेड में हमने देखा था कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड बोला जाएगा, ये भी क्वेश्चन जरूर लिख के देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, और हमने ये भी देखा था कि ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड माना जाएगा। तो इनके बेस पर अगर मैं आंसर दूं तो मिस श्रीनिधि कौशिक इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, और वो रिलेटेड पर्सन Miss Trinity and her brother shall be considered related as Miss Trinity brother is only dependent on her। लेकिन पैरा 4 तभी एप्लीकेबल होता है जब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यूज किया गया, ओके, और ये नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है इसलिए यहाँ पे पैरा 4 में ओके ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसने रेसिडेंस के लिए लिया, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया, इसलिए सप्लाई नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, will your answer change if above case if Miss Srinidhi has taken interior decoration service with regard to her business premises and not her residence? ये तो चेंज हो जाएगा, ओके, क्योंकि वो रिलेटेड भी है ब्रदर और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी लिया था, ओके, ये आप ट्राई करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछा है, मॉक टेस्ट पेपर में भी है, सिंपल क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन वी शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, या list down the activity or transaction specified in schedule 3 of the act as non supplies or negative list। आप पूरी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बताओ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जो सप्लाई नहीं बोला जाए, ये शेड्यूल 3 की एक्टिविटी, शेड्यूल 3 की एक्टिविटी अगर आपको हमारी स्टोरी लाइन याद होगी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, ओके, हमने क्लास में पढ़ा, पर भाई साहब ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको प्रॉपर लिखना है कि एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, कोर्ट की सर्विसेज, ट्रिब्यूनल की सर्विसेज। नेक्स्ट, एमपी एमएलए की सर्विसेज, ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन हु होल्ड इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, अ पर्सन हु होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट,
A duties performed by person, chairperson, member, director, body established by government or local body and which is not employee. In simple word, a person appointed on government body, जो मैंने short में लिखा के दिया. Service of funeral, burial, crematorium, mortuary. Okay, sale of land and subject to para 5B of sale of building. और यहाँ पे नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. ये जो 6 एक्टिविटी है, ये 6 एक्टिविटी सप्लाई नहीं बोली जाएगी. साथ साथ में आपको अगर लिखना है तो उन्होंने सेक्शन 7(2) अगर शेड्यूल 3 पूछा तो शेड्यूल 3 हो गया. 6 पॉइंट्स आपको लिखना है, पर उन्होंने पहले का अगर आंसर देना है तो इसमें 2 पॉइंट और ऐड करो. ओके, वो 7(2)A के म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाले भी ऐड करो. ओके, आर्टिकल 243W और 243G के पॉइंट्स ऐड करो और लीकर लाइसेंस वो भी ऐड कर दो, वो भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा. ओके, अगर पहला क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा स्कोप बढ़ जाता है, शेड्यूल 3 पूछा तो स्कोप इतना ही हो जाता है. चलिए, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं था. अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 23 पे. क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है. ये क्या कहता है देखो. ध्रुव डेवलपर सोल्ड अ प्लॉट of land in a greater Noida after leveling, laying down of drainage lines, water lines, electricity line, determine GST payable or not. चलिए शेड्यूल 3 में जाओ, ओपन करो नोट्स आपके, ओपन करो शेड्यूल 3 में जाओ. शेड्यूल 3 में पैरा 5 में जाओ, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लॉज बी और पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2. ठीक है, उसमें क्लैरिफिकेशन मैंने दिया और मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई अगर आपने ओके लैंड को डेवलप करके सेल किया, ध्यान सुनिएगा, आपने लैंड को डेवलप करके सेल किया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे इवन दो आपने उसको डेवलप किया, ड्रेनेज लाइन लाई, वाटर लाइन लाई, तो भी वो सेल ऑफ लैंड ही माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. तो अगेन पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3 सेल ऑफ लैंड में सप्लाई नहीं बोला जाता है. लैंड में भी सोल्ड आइदर एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग, लेइंग डाउन, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन. एज पर सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, ओके, पैरा 5 शेड्यूल 3 अकॉर्डिंगली डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी. इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा इवन दो आपने डेवलप करके उसको सेल किया. इवन दो ये फाइनल के आरटीपी में है, पर मैंने इंटर में भी ले लिया, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं है आपके लिए. चलिए, उसके बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे. क्वेश्चन नंबर 24 पे. सर क्वेश्चन नंबर 24 देखो. Sarvana and Sons wishes to start applying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. Wishes to start supplying alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to Tamil Nadu government for selling liquor. License के लिए apply किया for selling liquor, for which the state government has charged specified fees. For it, examine whether grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualify as a supply. जो लाइसेंस दिया गया वो सप्लाई कहा जाएगा क्या? हम अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं. तो जो लाइसेंस दिया गया क्या वो सप्लाई बोला जाएगा क्या? तो मैं आपको कह दूं कि ये आता है सेक्शन 7(2) और अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस हो गए तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा. ओके, सप्लाई नहीं बोला जाएगा एज पर सेक्शन 7(2) क्लॉज बी. तो सेक्शन 7(2) क्लॉज बी आपको देखो, चार्ट अगर आपको पता है तो क्लॉज के साथ आपको याद आएगा. और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए 2 मार्क के 3 मार्क के मार्क्स मत छोड़ना, पूरे क्लॉज के साथ लिखना. सेक्शन 7(2)B. ओके, alcoholic liquor के license by state government neither treated as supply of goods or service. License is granted against consideration. Specific benefit given only to granting of license sells liquor as notified above and not for other license privilege. Thus, in given case, grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu government to Sarvana and Sons neither treated as supply of goods and not treated as supply of services. Simple question था, ठीक है. नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे. क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाना. चलिए, ये क्वेश्चन देखो. स्टेट वेदर फॉलोइंग सप्लाई शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको जस्ट क्लासिफाई करना है गुड्स या सर्विस. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस में होगा. पैरा वगैरह देने की जरूरत नहीं, अगर देना होगा तो पैरा 5 में आता है, पर ठीक है.
सिर्फ उन्होंने पूछा गुड्स या सर्विस। दूसरा, गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन सो एज नो लॉन्गर बिकम अ पार्ट ऑफ दोज एसेट। परमानेंट ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट को जा रहा है। ओके जैसे हायर परचेस वगैरह, तो सप्लाई ऑफ गुड्स अगर याद होगा तो पैरा 1 ट्रांसफर ऑफ गुड्स। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन अनदर्स पर्सन गुड, जॉब वर्क, तो जॉब वर्क पैरा 3 आपको याद होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल ऑफ पर्सनल कार टू द डीलर, कार बेचा आपने, कार पर्सनल कार बेची तो ये सप्लाई ही नहीं है। देखो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख दोगे सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई साहब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हम गुड्स और सर्विस में तब क्लासिफाई करेंगे जब सप्लाई है, तो ये यहाँ पे आंसर आपका गुड्स और सर्विस में आना ही नहीं चाहिए, इट्स नॉट अ सप्लाई, क्योंकि पर्सनल कार बेची, नो सप्लाई। गुड्स अप्लाइड ऑन हायर परचेस, एसओजी, फ्यूचर टाइटल है, हायर परचेस होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन था, ओके शेड्यूल 2 पे था। ऐसे क्वेश्चंस आते एग्जाम में, स्टडी मैट में दिया है, आते हैं तो मार्क्स मत छोड़ना, ठीक है। डन 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 डन। अब आ जाइए आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। Dum Electronic has sold the following electronics item to Akbar Retail Store. A refrigerator 500 liters, taxable 18%. Stabilizer 12%. LED television 42 inches 12%. Split air conditioner 28%. Stabilizer 12%. Dum Electronic has issued a single invoice, ख्याल रखना, indicating the price of each of our items separately in the same. Akbar Retail Store has given a single check of 1 lakh for all items as a composite discounted price. State the type of supply and tax rate applicable in this case. स्टडी मैट में क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम आपको याद आना चाहिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब अगर वो नेचुरली बंडल्ड है, आई रिपीट, अगर वो नेचुरली बंडल्ड है तो वो केस में प्रिंसिपल सप्लाई के इसमें क्लासीफाई होगा और पूरा सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ले लेगा। और मिक्स सप्लाई होगा, मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस होना जरूरी है। सिंगल प्राइस में अगर आपने सारे गुड्स बेचे होगे, आपने बेचे होगे सिंगल प्राइस में, तो फिर वो हाईएस्ट रेट में क्लासिफाई हो जाएगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप केस स्टडी को केयरफुली देखते हो तो ये केस में इतना ट्विस्ट है ना, केस में यहाँ पे सिंगल प्राइस नहीं बोला है, सिंगल इनवॉइस बोला है। सिंगल इनवॉइस में बेच सकते हो, प्राइस सेपरेट है, प्राइस सेपरेट है भाई साहब। ओके स्टूडेंट को जस्ट कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अब कोई स्टूडेंट गलती करे और मार्क्स कटे और रिजल्ट लगे, भाई साहब ध्यान से देखना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा आपको। ओके यहाँ पे सिंगल प्राइस पे अगर कम होगा तो हाईएस्ट रेट। पहली बात तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, नॉट नेचुरली बंडल्ड है। दूसरी बात ये मिक्स में जाएगा, मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब सिंगल प्राइस हो, यहाँ से प्राइस सेपरेट है, प्राइस सेपरेट है, दैट्स ऑल, मिक्स सप्लाई नहीं है। इवन दो इनवॉइस सेम होगा, कॉमन पेमेंट होगा, उससे कोई लेना देना नहीं, ये सिंगल प्राइस में नहीं है। देखो in given case items supplied by Dum Electronics are not naturally bundled in ordinary course of business, therefore वो composite supply तो नहीं है। दूसरा, further Akbar Retail Store has paid a composite discount for the goods but Dum Electronic has not charged a single price, price single नहीं है, said supply, therefore और price separate है, therefore supply is not a mixed supply, वो mixed supply भी नहीं है। तो वो अगर प्राइस सबकी अलग अलग है, रेट्स अलग अलग है, तो वो इंडिविजुअल आइटम सप्लाई माना जाएगा और रिस्पेक्टिव रेट्स लगाए जाएंगे। समझा होगा तो तब दीजिएगा, ओके लाइक कीजिएगा, समझा होगा तो। चलिए ये हमने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। देखो इसमें क्या पूछा है, एक्सप्लेन द कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई if trader launches a package sale for marriage containing double bed, refrigerator, washing machine, wooden rope at a single rate, ठीक है, he is issuing invoice showing value of each good separately, वैल्यू सबकी अलग अलग लिखा है, ठीक है, whether this is a mix supply or composite supply explain, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, याद करो नहीं तो मेरे साथ रिवाइज करो. 2 or more taxable supplies naturally bundled, supplied in conjunction with each other, and supplied in ordinary course of business where one supply is principal supply. Okay, naturally bundled एक साथ सप्लाई किए जा रहे हैं in ordinary course of business और एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है. मिक्स सप्लाई, 2 or more individual supplies, इंडिपेंडेंट है बट स्टिल सप्लाइड टुगेदर, सिंगल प्राइस होना चाहिए बट नॉट नेचुरली बंडल होना चाहिए, नॉट अ कंपोजिट सप्लाई. अब देखिए वो पूरा मैरिज सेट बेच रहा है. अब थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करना. उन्होंने कहा वैल्यू सेपरेट है और रेट सिंगल है. ये रेट का मतलब क्या? रेट का मतलब यहाँ पे वो एट अ सिंगल रेट वो टोटल सिंगल कर रहा होगा या रेट जीएसटी रेट सिंगल हो गए, लेकिन वैल्यू सेपरेट बोला है. अगर वैल्यू सेपरेट बोला है मतलब प्राइस सिंगल प्राइस नहीं है. ओके, प्राइस अलग अलग है. तो ऐसे सिचुएशन में ओके, आइटम्स सच एज डबल बेड, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, इनवॉइस फॉर द सप्लाई शो सेपरेट वैल्यू ऑफ ईच आइटम, पैकेज इज नॉट सप्लाइड एज अ सिंगल प्राइस. अगर वैल्यू सेपरेट है तो वो सिंगल प्राइस में सप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो ये कंपोजिट सप्लाई भी नहीं माना जाएगा और मिक्स सप्लाई भी नहीं माना जाएगा. Thus, items package will be treated as being supplied individually. Note by ICI. Question specify the various items supplied single rate. Single rate expression constitute a single rate of tax. उन्होंने खुद ICI ने नोट दिया है कि जो सिंगल रेट बोला है वो सिंगल रेट ऑफ टैक्स है एंड नॉट सिंगल प्राइस है. इसकी प्राइस अलग अलग है. अगर प्राइस अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, तो कंपोजिट सप्लाई में तो आता ही नहीं है क्योंकि नेचुरली बंडल नहीं है. और अगर हम बात मिक्स सप्लाई की करें तो मिक्स सप्लाई में भी सिंगल प्राइस होना जरूरी है. तो ये सिंगल मिक्स सप्लाई में भी कवर्ड नहीं होगा. ओके, तो ये हमने क्वेश्चन देखा. चलिए ठीक है. सो इस तरह से बेटा हमने ये चैप्टर एंड किया और ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे. यस और नो? चलिए ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ खत्म हुए.